हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 14 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों की हरे रंग की उपस्थिति का कारण है। पौधों का जो हरा रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्लोरोफिल की वजह से। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल की बात करें तो ये क्या है? तो ये हरित लवक है। ठीक है, क्लोरोफिल ये हरित लवक है और यह क्लोरोप्लास्ट यह कहाँ पाया जाता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में पाया जाता है और इसी की वजह से जो है पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पौधों में पाया जाता है, शैवाल में भी ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये शैवाल में पाया जाता है और कुछ जीवाणु यानी कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधों में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है और जीवाणुओं में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो क्लोरोफिल होता है यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, पूछा जाता है ये पौधों के किस अंग में पाया जाता है, नहीं किस भाग में पाया जाता है? तो ये पौधों की मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कुछ पौधों के तनों में भी पाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो क्लोरोफिल होता है पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पत्तियों में भी पाया जाता है और तनों में भी यह पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कौन सा धातु आयन? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? वे गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह क्या होती है? गर्म होती है। वो कौन सी गैस होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रीन हाउस गैसें हमारी पृथ्वी के लिए। और पूछा जाता है कि यदि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर ना हो तो क्या होगा? तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो। यानी ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये हमारे पृथ्वी को क्या करती हैं? गर्म रखती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा हो गई तो क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों का जो है संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC गैस हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया CH4, ठीक है, मेथेन ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैसें ध्यान रखिएगा हमारी पृथ्वी के लिए जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संतुलित मात्रा में ये होनी चाहिए, न ज़्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यानी DDT, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT। ये क्या है? तो ये आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैर जैव निम्नकणीय प्रदूषक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये DDT ये खतरनाक कीटनाशक है और ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, LPG सिलेंडर से रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है? इंपॉर्टेंट है, LPG सिलेंडर में रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है? तो ऑप्शन 3 एथिल मर्कैप्टेन की वजह से।
ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एलपीजी में क्या होता है, तो जो एलपीजी होता है इसमें ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी में। और ये दोनों गैसें क्या है, गंधहीन है, ठीक है, यानी इसमें गंध नहीं होता है। और गंध के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, तो एथिल मरकप्टेन मिलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट है। कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट कौन सा है इसमें, तो सल्फोनेट्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु पूछा है चाकू से काटी जा सकती है, तो सोडियम काटी जा सकती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। देखिए सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों अत्यंत क्रियाशील धातु है और इसीलिए इन्हें किसमें डुबो कर रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में इन्हें डुबो कर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। अच्छा, अगर पूछा जाए किस अधातु को, ध्यान रखिए ये दोनों तो धातु हैं, अगर पूछा जाए किस अधातु को पानी में डुबो कर रखा जाता है, तो फास्फोरस को रखा जाता है, ठीक है। फास्फोरस क्या है, अधातु है और इसे पानी में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांडीय किरणें हैं। ब्रह्मांडीय किरणें ये क्या होती हैं, आवेशित होती हैं, यानी ऑप्शन 1 आवेशित कण है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, काला क्यों दिखाई देता है, देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है और इसी वजह से वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसलिए आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है चंद्रमा से, तो काला दिखाई देता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी से आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और वायुमंडल की वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इसी वजह से जो है आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो है बैगनी का होता है, फिर उसके बाद नीले रंग का होता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है पृथ्वी का रंग कैसे दिखाई देता, आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है पृथ्वी से, तो नीला दिखाई देता है। और चंद्रमा से काला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, कह रहा है सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच होता है लगभग 7.3 से लेकर 7.4 होता है। और प्रकृति में कैसा होता है ये, तो क्षारीय होता है। ये पूछा गया प्रश्न आपके टीआरई में, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। विटामिन सी ये खट्टे फलों में पाया जाता है, तो ऑप्शन 1 नींबू हो गया, आंवला हो गया, कीवी, इसमें जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 से 2027 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। चौथे कृषि रोड मैप में उन्नत खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शामिल है। पुराना करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला है जूट की खेती को बढ़ावा दी जाएगी, करेक्ट है। राज्य में 100 सीड हब बनाया जाएगा, ये भी सही है। और 20 मिलेट हब बनाया जाना, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे। प्राचीन काल में कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने आया था, तो ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग। और ये किसके समय में आया था, ये भी पूछा जाता है, तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में आया था ये। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी।
और इसको जलाया किसने था, यानी ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसे क्या किया था, जला दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसका कारण डैश, इंपॉर्टेंट है। पहले तो यह ध्यान रखिएगा, जो हीमोफीलिया है ये क्या है, ये आनुवंशिक रोग है। ठीक है। और इसका कारण, जिसका कारण डैश है, तो ऑप्शन 3 रक्त का थक्का न जमना, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है, ये विटामिन के, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, पहला है, अच्छा इसमें दिया है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्यों। इसमें दिया है पहला, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, नहीं सख्त नहीं होती है, भुरभुरी हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, तो ये गलत है। चौथा, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में ह्रास होता है, नहीं ह्रास नहीं होता, जल धारण क्षमता बढ़ती है बल्कि। ठीक है, तो ये गलत है आपका। तो इसमें आप पहला सही है और दूसरा सही है, ए और बी करेक्ट है। इसमें किसमें है, ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है, करा निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है, तो आप सभी को पता है वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बाद प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार भारत के 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, तो 7 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। अच्छा, पूछा जाता है कि सुनामी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है समुद्री लहर। नेक्स्ट, 2 कथन दिया है, देखते हैं। पहला कथन है, गतिशील वायु पवन कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट है। जो गतिशील वायु होती है उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। दूसरा है, पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है, नहीं पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहला सही है परंतु दूसरा क्या है, गलत है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो ये पवन होती है किस तरफ चलती है, तो ध्यान रखिएगा ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है। पश्मीना को जीआई टैग किसे मिला है, किस राज्य को, तो जम्मू कश्मीर को मिला है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग की, तो ये कितने साल के लिए दिया जाता है, तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को जो है पहला जीआई टैग मिला था 2004 में। ठीक है। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह एक अहिंसक आंदोलन था, नहीं देखिए अहिंसक आंदोलन नहीं था, ये तो कहीं कहीं हिंसा भी हुई थी इसमें। ठीक है, तो इसलिए कथन गलत हो जाता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल करेक्ट है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ये क्या था, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। तो इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड किससे संबंधित है। मुजफ्फरपुर बम कांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, किससे संबंधित है, तो प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है, ऑप्शन 3। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, डेट सहित ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल था, तो प्रफुल्ल चाकी शामिल थे और खुदीराम बोस शामिल थे। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, इन्होंने
आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट है। और जब इन्हें फांसी की सजा दी गई थी तब ये मात्र 18 साल के थे। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी को इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट है, गणित में भारत के योगदान में शामिल है। करा गणित में भारत के योगदान में क्या शामिल है? तो दशमलव प्रणाली नहीं, संख्या प्रणाली गलत है, दशमलव प्रणाली ये करेक्ट है ये, और शून्य की अवधारणा ये भी करेक्ट है। तो इसमें आपका 2 और 3 है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है? कह रहा है जैन धर्म जो है किस पहलू से बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो ऑप्शन 3, उपवास में विश्वास। जो जैन धर्म है, ध्यान रखिएगा, जो जैन धर्म है ये कठोर तपस्या में विश्वास रखता है, यानी उपवास वगैरह में विश्वास रखता है, लेकिन बौद्ध धर्म इसमें विश्वास नहीं रखता है, इसलिए जो है भिन्न है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान सबसे पहले जो है 1911 में गाया गया था। कहाँ? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अच्छा, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो विशन नारायण धर ने किया था। विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की। ठीक है, और राष्ट्रगान यानी जनगणमन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की। इंपॉर्टेंट है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। वंदे मातरम यह सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये इसे 1896 में सबसे पहले गाया गया था। ये भी आपका कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। कब? 1896 में। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एम रहीमतुल्ला सयानी, एम रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, इसे गाया किसने था? ध्यान रखिएगा, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 में सबसे पहले इसे गाया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। और कहाँ से लिया गया है ये, किस पुस्तक से? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, पूछा गया था आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर पूछा है कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। ठीक है, वंदे मातरम अगर पूछा जाए तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। और वंदे मातरम को सबसे पहले गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया था, और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। गंग वंश के शासक थे ये। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें, ये तंजौर में है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण जो है चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है। ठीक है, पूछा जाता है इसे लूटा किसने था? तो महमूद गजनवी ने इसे लूटा था। ठीक है, महमूद गजनवी ने इसे लूटा था 1025 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाएगी? कह रहा है अगर कौन सा कार्य करें कि जो है करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो सकती है? प्याज की फसल की औसत सिंचाई करने पर नहीं, यहाँ पे औसत सिंचाई करेंगे तो कैसे बर्बाद होगी? गलत है। प्याज की फसल में उगे खरपतवार की सफाई करने पर तो तब तो अच्छी फसल होगी। कह रहा समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने दे पर, ये करेक्ट है आपका। अगर हम समय से जो प्याज को नहीं खोदते हैं तो वो खराब हो सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को मिला। ठीक है, 2023 में मिला था ये 8वीं बार इन्हें प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाए 2024 में, ये फुटबॉल में दिया जाता है, 2024 में बैलन डी ओर पुरस्कार किससे मिला है? तो रोड्री को मिला है। ठीक है, रोड्री को मिला है, ये स्पेन के हैं, फुटबॉलर हैं, इन्हें पुरस्कार मिला 2024 में। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़।
पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 6 जून 1674 को जो है रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनके दरबार में अष्टप्रधान अष्टप्रधान नामक जो है मंत्रियों का समूह था। अष्टप्रधान पूछा जाता है किससे संबंधित था, तो ये मराठा साम्राज्य और शिवाजी से संबंधित था अष्टप्रधान, ठीक है। ये मंत्रियों का समूह था, ये पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। करा कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा जमा की जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा जमा की जाती है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो उसे खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, और जो पुरानी हो जाती है जलोढ़ मृदा उसे बांगर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं काली मृदा की। काली मृदा, इसे जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास के लिए उपजाऊ होती है, ठीक है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, क्वासरकोर किसकी कमी के कारण होता है। क्वासरकोर जो है किसकी कमी के कारण, तो ये बीमारी प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी के कारण, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि। कह रहा जो विटामिन होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य में इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जरूरी होता है ये। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आपका आयरन हो गया, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई असम, ऑप्शन 3। और ये चालू कब हुआ था, तो 1901 में चालू हुआ था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी होती है, इंपॉर्टेंट है। जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन 3 सेलुलोज। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है किस में पाई जाती है, तो ये पादप में पाई जाती है, ठीक है। जीवाणु में पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। जो कोशिका भित्ति होती है इस जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये पादप में, जीवाणु में और कवक में पाई जाती है। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज से बनी होती है, और जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है आपका पेप्टिडो ग्लाइकिन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टिडो ग्लाइकन का यह बना होता है। जो जीवाणु का कोशिका भित्ति होती है और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है, तो ये काइटिन से बनी होती है, ठीक है। काइटिन से बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। ये सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चुंबक किस धातु किन धातुओं को आकर्षित करता है। चुंबक जो है किस धातुओं को आकर्षित करता है, तो ध्यान रखिएगा लोहा को करता है, कोबाल्ट तथा निकेल को भी करता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान है। ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान है, तो उसे जो है खींच कर चलाना आसान है, क्योंकि जो है घर्षण बल उस समय कम लगेगा, इसलिए ऑप्शन 3। नेक्स्ट, सूर्य से निकटतम ग्रह है। सूर्य से निकटतम ग्रह पूछ रहा है कौन सा है, कई बार बता चुका हूं, तो बुध और शुक्र, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद कौन पड़ता है, शुक्र पड़ता है। शुक्र के बाद किसका नंबर आता है, पृथ्वी का। पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है। शनि के बाद कौन सा है, अरुण है। उसके बाद वरुण ग्रह है, ठीक है। ये क्रम है। और जो बुध है ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। देखिए, ये जो चारों ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और ये चट्टान से बने होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और जो बृहस्पति, शनि और वरुण है ये गैस से बने होते हैं, ठीक है, गैस से बने होता है, इसीलिए इसे गैसीय ग्रह कहा जाता है, और इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह पूछा जाता है किसके बीच, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। शुक्र जो है क्या है, ये सबसे गर्म ग्रह है,
पृथ्वी ये इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की परतों का क्रम पूछा है इसमें। तो सबसे निचली परत कौन सा होता है, तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होता है। सबसे निचली परत कौन से है, क्षोभ मंडल है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, तो समताप मंडल आता है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, और वायुयान वगैरह इसी में उड़ते हैं, और जो है ओजोन परत इसी में पाई जाती है, समताप मंडल में। उसके बाद कौन सा आपका मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल होता है, और उल्का पिंड वगैरह जो आते हैं यहीं पे आके जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये सबसे ठंडा मंडल होता है ये। उसके बाद आपका क्या आता है, आयन मंडल, जैसे थर्मोस्फीयर कहा जाते हैं, और उपग्रह वगैरह इसी में होते हैं आयन मंडल में। और उसके बाद क्या आता है आपका बहिर्मंडल होता है, यानी एक एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो बहिर्मंडल होता है। ये क्रम ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है। कह रहा है गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कह रहा कितने दिनों में, जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। कह रहा चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो 27.32 दिन में लगाता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, उन देशों के नाम बताइए जो डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच भी ये माना जाता है इसे। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। कह रहा वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3 घटता और वायुमंडलीय ताप क्या होता है, निम्न होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। पौधों के बारे में दिया है, कह रहा कौन सा सही है। पहला है, पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पौधे क्या करते हैं, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। देखिए, मृत और जो सूखी पत्तियां होती हैं ये उर्वरक नहीं, जैविक खाद बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, जैविक खाद, तो ये गलत है। पशु पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं, नहीं, पशु थोड़े नहीं करते, पौधे पशु को आश्रय प्रदान करते हैं, तो ये गलत है। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, ये करेक्ट है। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिसमें हमसे हम कुछ खाते हैं, तो इसमें कौन सा सही है, पहला और चौथा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, यानी एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था, तो 1784 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल का पहला क्या था, गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण का घटक नहीं है। देखिए, भारत निर्माण योजना थी जो 2005 में आई थी, इसमें पूछ रहा है उसका घटक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 3 कृषि आधारित उद्योग इसका घटक नहीं था। इसका घटक क्या था, तो इसका घटक था आपका बिजली, पानी, आवास, सड़क, सिंचाई और दूरसंचार। ये सब जो है क्या थे, इसके घटक थे, बिजली, पानी, आवास, सड़क, सिंचाई और दूरसंचार। नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। कह रहा किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसने कहा था, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और जो है लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, और विरोध में लाठी चार्ज की वजह से जो है ये घायल हो गए थे, और उसी के बाद इन्होंने ये कहा था, और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर बात करते हैं साइमन कमीशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। क्यों किया गया था,
और जो 1917 में भारत 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी समीक्षा करने के लिए इसे जो है इसका गठन किया गया था। कब? 8 नवंबर 1927 को। अच्छा, भारत कब आया था ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। भारत आया था आपका 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। गठन 8 नवंबर को हुआ था 1927 में, लेकिन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में यहाँ भारत आया। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे और सातों क्या थे? सातों अंग्रेज थे, और इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए जो है इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने बताया था कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? मैंने बताया है, इसको कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। कारण नागी बांध जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये जमुई में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। ध्यान रखिएगा, नागी बांध और नागी हो गया ये, और एक नकटी है, ये पक्षी अभ्यारण्य भी हैं दोनों। ये दोनों जो है कहाँ पे हैं? तो जमुई में स्थित हैं। और ये ध्यान रखिएगा, नागी और नकटी ये रामसर साइट भी हैं। ठीक है, रामसर साइट हैं। और वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 3 रामसर साइट हैं। कौन कौन सी? तो एक पुरानी थी कांवर झील जो बेगूसराय में है। ठीक है, और 2 नई बनी है, नागी और नकटी। तो कुल 3 है, कांवर झील, नागी और नकटी। नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, सबसे उच्च माना जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को भारत रत्न मिला था। किसको किसको? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ठीक है, 5 लोग को दिया गया था 2024 में। नेक्स्ट है, 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना जो है इसका उद्देश्य था हरित पंथ मोबाइल ऐप का। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब? करा, किसी क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब? पहला है, सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। तो थोड़ी ना जल की कमी है, तो गलत है। उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, ये भी गलत है। ये सही है, प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, तब क्या कहा जाएगा? कि वहां पे पानी की कमी है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 2 कथन दिया है इसमें। पहला है, भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। बिल्कुल करेक्ट है, जो भोजन है ये क्या है? हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। कथन दूसरा है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अवगठित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। बिल्कुल करेक्ट है, श्वसन के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन 1। कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी इसमें क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कहाँ भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? करा, कहाँ पे गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सी? तो मुख्यतः थारू पाई जाती है यहाँ पे और कौन कौन सी पाई जाती है? जनसारू भी जनजाति पाई जाती है यहाँ पे। गुजरात की बात करें, यहाँ पे टोडिया पाई जाती है, बदाली पाई जाती है, कोली नामक जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का उपचार करता है? करा, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का उपचार करता है? उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन 3, डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और आर्थोपेडिक्स किसे कहा जाता है? तो हड्डी रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? आर्थोपेडिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, जैतून यानी ऑलिव्स की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये भूमध्य सागर के क्षेत्र में इसकी खेती होती है, जैतून की। ठीक है, और ऑलिव ऑयल इसी से बनता है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? सबसे कम लिंगानुपात किसका था? तो हरियाणा का था। ऑप्शन 3। कितना था? तो 877 था। ठीक है, अगर बात करते सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात किस राज्य का है? केरला का है। कितना है? 1084 यहाँ का लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा है। भारत का पूछा जाए कितना है, तो भारत का जो है कितना है? 943 लिंगानुपात है। बिहार का पूछा जाए कितना है, तो बिहार का 918 है। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है? बिहार में तो गोपालगंज का है।
गोपालगंज का बिहार में सबसे ज्यादा है लिंगानुपात है, 1021 लिंगानुपात है यहाँ पे। ठीक है, सबसे कम बिहार में कहाँ पे है, तो मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है, 876 यहाँ पे है मुंगेर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही नहीं है। सूक्ष्म जीव के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है क्या सही नहीं है इसमें से। पहला है, सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। देखिए गलत है, मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते हैं, ये गलत है, रह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे। चरक जो है किस शासन काल से संबंधित थे, तो ये कुषाण वंश, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक जो थे ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के क्या थे, राजवैद थे। ठीक है, कनिष्क के राजवैद थे। कनिष्क के समय में और कौन कौन था ये भी ध्यान रखिएगा, इनके दरबार में अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष थे इनके दरबार में, नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में थे, वसुमित्र भी इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुजुल कडफिसस ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जब पूछा गया प्रश्न है, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, उसे अपसौर कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और ये दो स्थिति बनती है, एक सबसे दूर ये मान लीजिए पृथ्वी है, और ये सबसे नजदीक है ये पृथ्वी है। ठीक है, जो सबसे अगर जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है उसे क्या कहते हैं, उस समय उसको क्या कहते हैं, उसे अपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है ये। ठीक है, और जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है पृथ्वी उसे क्या कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, नजदीक होती है उपसौर, और ये कब होता है, तो ये 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। अपसौर की घटना 4 जुलाई और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है। अपसौर में क्या होता है, जो पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, और उपसौर में पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनके गंतव्य का युग्म सही नहीं है। किसका सही नहीं है, NH1 दिल्ली से अमृतसर सही है, NH2 दिल्ली से कोलकाता करेक्ट है, ऑप्शन 3 उसका राइट आंसर हो जाएगा। NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी। ठीक है, ये आपका क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट, यूएनईपी में ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। ये 2023 का पूछा है, इसमें 2023 में जो है जोसेफिना बेलमोंटे को मिला था, एलन मैकर्थर और जोस मैनुअल मोलर तीनों को मिला था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 में किसे मिला, 2024 में यह पुरस्कार मिला है माधव गाडगिल को, माधव गाडगिल को यह पुरस्कार मिला है 2024 में। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार यह कौन प्रदान करता है, तो यूएनईपी के द्वारा इसे दिया जाता है। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह दिया जाता है। और यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है यूएनईपी का। नेक्स्ट है, गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर जाते हैं क्योंकि, कह रहा है गमले में जो पौधे लगे होते हैं ज्यादा पानी देने से मर जाते हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं। ऑप्शन 3, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चटगांव शस्त्रागार डकैती या छापा की योजना किसने तैयार किया था, तो सूर्यसेन ने तैयार किया था। ये जो है छापा कब मारा था इन्होंने, तो 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सूर्यसेन ने। और सूर्यसेन को ध्यान रखिएगा, इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं, कह रहा गति की दिशा जो है कैसे बदल सकते हैं, तो ऑप्शन 3, बल की दिशा बदलकर जो है गति की दिशा बदल सकते हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 2 कथन दिया है। पहला है, ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं।
ध्रुवीय भालू जो होते हैं खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं, नहीं तेज नहीं चलते, धीरे धीरे चलते हैं। ध्रुवीय भालू खुद को ज्यादा गर्म से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। आर पहला गलत है परंतु दूसरा क्या है, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, करा कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति थी, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति। और इस समिति का गठन 1991 में किया गया था और इसने रिपोर्ट अपने 1995 में सौंपी थी। और इसी की सिफारिश पर जो है पेशा एक्ट आया था। ठीक है, इसी के बाद क्या आया था, पेशा एक्ट आया था 1996 में। और पेशा एक्ट किससे संबंधित है, तो ये जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने से संबंधित है। ये पेशा एक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि पेशा एक्ट कब आया था, 1996 में। और ये किससे संबंधित है, तो जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के संबंधित है ये पेशा एक्ट। ठीक है, और 21 समिति की सिफारिश पर, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर यह लाया गया था। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। करा किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये क्या थे, ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है। और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, मूक नायक इनकी पत्रिका है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। करा जो है सब सर्वाधिक पूर्व में कौन सा है, तो किशनगंज है। कहीं कहीं आपको कटिहार मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किशनगंज। अगर किशनगंज ना हो तो कटिहार भले लगा सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था जिसमें किशनगंज सही उत्तर माना था बीपीएससी ने। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन करें। मरुस्थलीय पौधों के बारे में दिया है। करा कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, करेक्ट है। कुछ पौधे जो पत्तियां होती हैं कांटों का रूप ले लेती हैं, सही है। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है, नहीं ये पत्तियों में नहीं होता है, तनों में होता है। इसलिए मैंने बताया था ना कि जो क्लोरोफिल होता है, पहले क्वेश्चन में बताया था, जो क्लोरोफिल होता है ये मुख्यतः जो है पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन कुछ के तनों में पाया जाता है, जैसे नागफनी हो गया। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, करेक्ट है। देखिए जो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें होती हैं ये पानी की खोज में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। ठीक है, इसलिए कथन क्या है, करेक्ट है। ये सही है और सी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ओपिक में से एक से अधिक इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है किस भाषा से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख जो है किस भाषा से संबंधित है, ये तो ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख। और ये किसका शिलालेख है, तो ये आपका रुद्र दामन प्रथम का शिलालेख है, ये संस्कृत में है। ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन 3। अच्छा, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश की। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार कह रहा रसायन शास्त्र के लिए, तो मैरी क्यूरी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी के लिए इन्हें जो है 1903 में मिला था और रसायन के क्षेत्र में इन्हें 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो हरियाणा से यह नहीं गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है ये ध्यान रखिएगा, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य। नेक्स्ट है, किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया गया था।
किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन? तो ये किया गया था आपका 1987, 14 नवंबर 1987 को इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कहाँ पे है? मुंबई में है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका कौन? तो शारदा सिन्हा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा सिन्हा थी, इनके हाल ही में मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु भी पूछा जा सकता है कब हुई, तो 5 नवंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, शारदा सिन्हा की। और इन्हें 2018 में पद्म भूषण मिला था, 2018 में पद्म भूषण दिया गया था। और 2015 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 2015 में इन्हें पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है बॉक्साइट का? तो उड़ीसा है। ठीक है, अगर विश्व में पूछा जाए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा उल्टा बनता है। उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश को जो रेटिना पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक नहीं हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा 15% से अधिक नहीं हो सकती है प्रधानमंत्री सहित। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस जो है संविधान संशोधन में कहा गया? तो ध्यान रखिएगा 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? बता चुका हूं कई बार, इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्टिकल 21A। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले ये जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो इसे शिक्षा का अधिकार कब बनाया गया? सॉरी, पहले ये मूल अधिकार नहीं था शिक्षा का अधिकार, इसे जो है मूल अधिकार कब बनाया गया? तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे बनाया गया। किसमें शामिल किया गया? आर्टिकल 21A में से शामिल किया गया। और इसी को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आया था, जिसे RT एक्ट कहा जाता है। RT एक्ट कब आया था? ये 2009 में आया था। लेकिन पूछा जाता है ये लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है। कह रहा है जो धमनियां होती हैं अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमनी की बात करते हैं तो धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और जो सिरा होता है, सिरा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यानी जो है अशुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका भी एक अपवाद है, फुफ्फुस सिरा। जो फुफ्फुस सिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? करा कौन सा अम्लीय माध्यम पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो फास्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन सभी को पता है, इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, इसलिए ऑप्शन 5। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, पहले उपाध्यक्ष पूछा जाता है कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में कौन है इसके उपाध्यक्ष? ध्यान रखिएगा सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो ध्यान रखिएगा तो BR सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके CEO हैं। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात
जोग जलप्रपात को जो है गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात। और ये जो है किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। अगर पूछा जाए किस नदी पर है ये, तो शरावती नदी पर है, ठीक है, शरावती नदी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? जो इंडिया गेट है, किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनकी याद में यह बनाया गया था इंडिया गेट। अच्छा, इसकी इंडिया गेट का आधारशिला कब रखा गया था? तो 10 फरवरी 1921 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा? तो ड्यूक ऑफ कनाट ने इसकी जो है आधारशिला रखी थी। अच्छा, इसे डिजाइन किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा। तो कौन किया था? एडविन एडविन लुटियन ने इसका जो है डिजाइन किया था। एडविन लुटियन ने जो है इसको डिजाइन किया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है इसकी मुद्रा होती है जिसे एसडीआर कहा जाता है, ठीक है, एसडीआर। एसडीआर में कौन कौन सी मुद्रा शामिल होती हैं? तो इसमें 5 मुद्राएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक तो आपका अमेरिकी डॉलर हो गया, डॉलर शामिल होता है इसमें। ब्रिटिश पाउंड शामिल होता है, यूरो शामिल होता है इसमें, ठीक है, जापानी येन शामिल होता है, और चीन की जो मुद्रा है रेमेनबी। ये 5 मुद्राएं जो है आईएमएफ की मुद्रा में शामिल होती हैं जिसे एसडीआर कहा जाता है, ठीक है, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और रेमेनबी, ठीक, एसडीआर में शामिल है ये। अच्छा, आईएमएफ की बात करें, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डैश कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों से, तनों से, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें वानस्पतिक प्रसार कहा जाता है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है। 19D पूछ रहा है, किससे संबंधित है ये? तो ऑप्शन 1, समस्त भारतीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार 19D से संबंधित है। देखिए, जो आर्टिकल 19 है इसके कई सारे भाग हैं, इसको समझते हैं। आर्टिकल 19 को इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आर्टिकल 19A में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सारा लिख नहीं पाऊंगा। आर्टिकल 19 में ए में क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किसमें है? 19A में है। अगर बात करें 19B में क्या है? 19B में तो इसमें जो आपका शांतिपूर्वक सभा यानी शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है इसमें। अगर बात करें 19C में क्या है? तो संगठन बनाने का अधिकार है इसमें, संगठन बनाने का अधिकार 19C में है। 19D की बात करें तो इसमें बता चुका, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार इसमें है 19D में। 19E की बात करें तो 19E में क्या है? तो देश के किसी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है, 19E में। 19 अगर बात करते ई हो गया ना ये, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एफ, 19F को हटा दिया गया है। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार संबंधित था ये, 19F को हटा दिया गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया 19F को। और बचता है आपका 19G। 19G में क्या है? इसमें जो है आपका व्यवसाय का अधिकार है, यानी आजीविका का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है 19G में। तो इस आप ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? मैंने बताया था मोती का प्राथमिक संघटक तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, प्राणघात बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन है? इबोला जो है किससे? तो वायरस से, यानी विषाणु 3। नेक्स्ट, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। कह रहा सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, ठीक है, ऑप्शन 2, नाभिकीय संलयन जिसे कहा जाता है उसकी वजह से। नेक्स्ट, भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया? कह रहा भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को गणतंत्र होना चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया था ये?
तो ऑप्शन 1, मैडम बीकाजी कामा के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम बीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है और इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टूटगार्ड में भारतीय झंडा फहराया था और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, पूछा जाता है कि विदेश की धरती पर सर्वप्रथम भारतीय झंडा किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा ने फहराया था। कब? 1907 में। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टूटगार्ड में यह फहराया था और इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।